मित्रों, विद्या वॉरियर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो की श्रृंखला में एक और वीडियो आपको दे रहा हूं। पुलिस भर्ती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, आप इसको जरूर तैयार रखें। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आज हम शामिल किए हैं। एक छोटा सा वीडियो है, ठीक। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं अब प्रश्नों को। प्रश्न फॉर्मेट में, क्वेश्चन फॉर्मेट में वीडियो है यह। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री का जलवा कुछ ज़्यादा होता है देश में, तो कभी भ्रमवश समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री प्रथम नागरिक होता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति मुखिया होता है, ठीक। राष्ट्रपति का ठीक वही स्थान होता है जैसे परिवारों में बुजुर्ग का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, दादा का स्थान होता है। काम चाहे जो करे, नाम उन्हीं का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, आप ध्यान दीजिए। कार्यपालिका शक्ति का क्या मतलब हुआ? वही जो शासन कार्य देखते हैं। कौन लोग हैं वो? मंत्रालय के लोग, मंत्री समूह। तो ये कार्यपालिका का मतलब हुआ जो शासन देखती है। तो इसकी वास्तविक शक्ति एक होती है, एक संवैधानिक शक्ति। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे परिवार में कोई बुजुर्ग होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, तो मुखिया तो वही हैं। उन्हीं के नाम पे आपके कार्ड छपते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, भौदिये में रखते हैं आप। नाम तो उन्हीं का होता है, लेकिन काम कौन करते हैं? काम बेटे करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं। हाँ, वो बस बहुत करें तो गार्जियन को, अपने दादा को, अपने पिता को संतुष्ट कर देते हैं कह करके कि ये करने जा रहा हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि वो जिद भी कर ले तब भी कोई मानने को तैयार नहीं होता, कभी कभी मान भी लेते हैं। यही हाल राष्ट्रपति की होती है कि ये जो मंत्रालय होता है, यानी प्रधानमंत्री और उसका जो दल होता है पूरा मंत्रियों का, शासन कार्य तो ये करते हैं। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास आप कह सकते हैं, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास, लेकिन संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में। तो जब आपको संवैधानिक और वास्तविक अलग करके न पूछे, तब आप राष्ट्रपति को ही बताएंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्रम से समझाया था कि अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य, संघ और उसके राज्य और राज्यों के पुनर्गठन के बारे में व्यवस्था है अनुच्छेद में। और 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है संघ की कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान 51 के बाद आप जानते रहिए कि 52 से शुरू हो गया है। 52 में राष्ट्रपति पद के प्रावधान की बात की गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में मिलता है। एक अनुच्छेद 53 भी है जिसमें बताया गया है कि कार्यपालिका, जो क्वेश्चन नंबर आप देखे 2 में, कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति वह राष्ट्रपति में होती है। यह अनुच्छेद 53 की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए, पुलिस भर्ती के लिए तो इतने ही प्रश्न बहुत मायने रखते हैं, आप लोग इन सबको भी तैयार रखेंगे। तो राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष की आयु वह पूरा कर चुका हो, ठीक। जबकि और आप देखते हैं जो संसद का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का कह लीजिए, जो विधानसभा का लड़ते हैं, तो इनके लिए 25 वर्ष की जरूरत होती है, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुके हों, ठीक। चलिए
आगे देखते हैं, इन सब पर और आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी इंडियन सिटीजन। ठीक, पहली योग्यता। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो, यानी वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है, जैसा कि पीछे हमने बताया। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, माने वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का कहा गया है, ध्यान दीजिए, राज्यसभा का नहीं। यह नहीं कहा गया कि संसद का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक, और यह लोकसभा जो होता है वह आम जनता द्वारा सीधे चुने गए लोगों का सदन है। तो इसलिए राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखना जरूरी होता है। चौथा देखिए, क्या योग्यता होनी चाहिए कि वह केंद्र या राज्य सरकार की प्राधिकरण में, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में, चाहे केंद्र का प्राधिकरण हो या राज्य का प्राधिकरण हो या कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आप इसी बात को ज्यादा गौर से करें, इसी पर कि उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति किसके सामने अपने पद की शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो सामान्य सी बात है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? अब यह देखिए महत्वपूर्ण बात, यहां नियुक्ति नहीं कही जा रही है, यहां निर्वाचन कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसीलिए तो भारत को गणतंत्र कहते हैं, जहां का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो। तो राष्ट्रपति को हम सीधे वोट नहीं करते, आम जनता सीधे वोट नहीं करती, वह सदस्यों को चुनती है। किसके सदस्यों को? संसद के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को। अब वो राष्ट्रपति चुनते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक, तो कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं ये समझते हैं। पहला, इसी को इनका निर्वाचन मंडल कहा जाता है। जो अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो चाहे निर्वाचन मंडल आप कह लीजिए, निर्वाचन कौन करता है। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं निर्वाचन मंडल में होता कौन कौन है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन का क्या मतलब हुआ? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, एलियास लिख दे रहा हूं, इसको आप समझ लीजिए, लोकसभा और RS राज्यसभा, 2 सदन होते हैं संसद के। तो दोनों के, अब यहां एक बात और गौर कीजिए आप, दोनों के निर्वाचित सदस्य, यानी जो जनता द्वारा चुन करके जाते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। वो निर्वाचित होना चाहिए उनको जनता द्वारा। यानी कुछ सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं संसद में, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, इसे आप याद रखिए कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दूसरा कौन शामिल होता है उसमें? दूसरा शामिल होते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य होंगे, लेकिन कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, माने उसमें भी जो मनोनीत सदस्य हों वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते,
क्योंकि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए जनता को वही चुनेगा जिसको जनता ने निर्वाचित किया है। इतनी बात आप जानते रहिए, आपको कोई भ्रम नहीं होगा। ठीक, तो राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब देखिए, विधान परिषद के बारे में आप न सोचें। कुछ राज्यों में विधान परिषद जहां है उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इस बात को भी आप याद रखिए। केवल विधान सभाओं के वो भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तीसरा, देखिए, जो अभी तो ऊपर राज्यों की बात की गई, अब केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ भी विधानसभाएं हैं, तो इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके भी, माने दिल्ली और पुदुचेरी, इनके विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। चलिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? यानी वैसे सामान्यतः तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उसे कैसे हटाया जा सकता है? तो उसे हटाने की एक प्रक्रिया है, संसद द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाता है। संसद द्वारा महाभियोग लगा करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। और यह भी याद रखिए कि संसद द्वारा जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर, इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। चलिए, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू की जा सकती है? अभी हमने बताया कि संसद महाभियोग की प्रक्रिया करती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, लेकिन किस सदन से शुरू होना चाहिए? तो आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यह लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। महाभियोग लगाने के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया जब शुरू की जाती है तो उसके 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को नोटिस देकर के सूचना दी जाती है कि आइए आप अपनी बात रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित होकर अपनी बात रख सकता है या किसी प्रतिनिधि को भेज करके अपनी बात रखवा सकता है सदन में। ठीक, जहां यह प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ठीक, चलिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उसके कार्यों का निर्वहन उप राष्ट्रपति करता है, इसीलिए तो उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति अगर नहीं है, उसका पद रिक्त है, तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन एक मजेदार बात और समझ लीजिए, जो संविधान में व्यवस्था दी गई है, अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो, राष्ट्रपति क्या है और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो, तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अब ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI, यानी यहाँ न्यायालय समझ लीजिए और यहाँ मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी देख सकता है। ऐसे एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो इस पद को देख चुके हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह 5 लाख रुपए प्रति माह है। 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। अन्य वेतन भत्ते भी, अन्य भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं। तो यह पार्ट 1 था राष्ट्रपति पर। अब पार्ट 2 वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें राष्ट्रपति के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद।